Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Welcome to the first online lecture of our course Nutritional Biochemistry 1 HEF 363 for the semester Spring 2024. Uh, Last हमने दो टॉपिक्स इन डिटेल कंसिडर किए हैं न्यूट्रिशन फ्रॉम द बायोकेमिस्ट्री बुक ऑफ बाय हार्पर्स एंड देन हमने एंटीऑक्सीडेंट्स को इन डिटेल पढ़ा था. Next important topic for our course contents is the dietary fiber. ओके जैसे हम लोग क्लास में इसको करते थे इन प्रैक्टिस के रीड आउट करके फिर जो डिफरेंट डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ थी या स्टेटमेंट्स थी फिर उनको हम इन डेप्थ जाके पढ़ते थे. तो सिमिलरली हम इस चीज़ को रिव्यू करेंगे. तो कहते हैं कि द डाइटरी फाइबर इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ प्लांट मटेरियल इन आवर डाइट विच इज resistant to digestion. The basic and only definition of the dietary fiber क्या चीज़ है कि प्लांट का वो मटेरियल जो डाइजेशन से रिस्ट्रिक्टेड है. डाइजेशन के हवाले से हमने इंजाइम्स पढ़े. ठीक है, वो इंजाइम्स जो डिग्रेड कर रहे होते हैं प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स को. इसके अलावा कई सारे केमिकल्स हैं. ये तमाम केमिकल्स भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं और उनका रोल होता है कि जो भी हम डाइट कंपोनेंट्स इनटेक करते हैं तो उसको वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सकें, हाइड्रोलाइज कर सकें, ब्रेक डाउन कर सकें फ्रॉम लार्जर सेगमेंट्स टू स्मॉलर वन. तो ये चीज़ों से जो भी सेगमेंट रेजिस्टेंट होगा तो उसको हम डाइटरी फाइबर कंसिडर करेंगे. जस्ट टू मेक श्योर हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं और अब 10 को मेरी आवाज़ भी आ रही है. ठीक है, सॉरी 8 स्टूडेंट्स. सो ठीक है, डाइटरी फाइबर की डेफिनेशन हमें पता चल गई. द टर्म इंक्लूड्स ऑल इंडाइजेस्टिबल पॉलीसेक्राइड्स, लिग्निन, pectins, gums, and mucilage, flaxseed, cellulose, hemicellulose, and even bacterial degradation products of undigestible polysaccharides. अच्छा, वो तमाम चीज़ें जिसके डाइजेशन के मैकेनिज़्म हमारे पास मौजूद नहीं है उन तमाम को हम डाइटरी फाइबर कंसिडर कर रहे हैं. मेजॉरिटी ये सेलुलोज चीज़ होती है लेकिन इसके अलावा म्यूसिलेज है. ये विस्कस लिक्विड होता है, अक्सर सीड से निकलता है. एग्जांपल यहाँ पे फ्लेक्स सीड्स है जिनको हम अलसी के बीज कहते हैं. सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड इवन बैक्टीरियल डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स ऑफ अनडाइजेस्टेबल पॉलीसेकेराइड्स. इवन वो बैक्टीरिया का तो वैसे काम है कि उसके पास सेलुलेज है तो वो सेलुलोज को डिग्रेड करता है, लेकिन स्टिल उसके बावजूद भी ऐसे मटेरियल्स जो बैक्टीरिया भी इवन डिग्रेड ना कर सके तो वो चीज़ फिर आपकी कंसीडर होगी एज अ डाइटरी फाइबर. It is not limited to the substance which can be recovered in feces but also chemically inert substances. ठीक है, ये थ्रू आउट द डाइजेशन प्रोसेस आपके किसी भी बॉडी टिश्यू सेल वगैरह के साथ रिएक्ट नहीं करते, ना ही किसी सिक्रेटेड केमिकल या इंजाइम्स के साथ खुद से हाइड्रोलाइज होते हैं. ये बिल्कुल इनर्ट फॉर्म में विदाउट चेंजिंग इट्स केमिकल शेप. फिज़िकली वो डेफिनेटली ब्रोकन डाउन हो सकते हैं बाय अगर हम उसको मैकेनिकली अपने टीथ के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं तो, लेकिन केमिकली वो इनर्ट रहेंगे, चेंज नहीं होंगे
और वो एज इट इज़ बॉडी से पास आउट हो जाते हैं। टेबल 14.1 गिव्स फाइबर कंटेंट्स ऑफ वेरियस फूड आइटम्स which include the fruit, vegetables and the cereals। स्क्रॉल ऑन करते हैं हम टेबल 14.1 पे और यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट डाउन है कुछ फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, रूट वेजिटेबल्स और सीरियल्स। सो बाय जस्ट लुकिंग एट दिस टेबल, क्या कोई बता सकता है कि सबसे लोवेस्ट और सबसे मैक्सिमम डाइटरी फाइबर किन कंपोनेंट्स में है? जो भी आंसर हो आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के मुझे बताएं। एक स्टूडेंट हमारे साथ जो थे वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। सो नहीं, वापस से कनेक्ट हो गए। अच्छा बच्चों, जल्दी से आप मुझे देख के बताएं कि मिनिमम और मैक्सिमम डाइटरी फाइबर किन किन फूड आइटम्स में मौजूद है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आप उसको लिख के बताएं। सो स्टूडेंट ने बताया लोएस्ट हमारे पास ग्रेप फ्रूट में है और हाईएस्ट नहीं। आप लोग पूरे टेबल में से देख के बताएं, लोएस्ट का ठीक बताएं। देखिए राइट साइड पे भी डेटा मौजूद है। सही। ब्रांड कोर्स विथ 48, ठीक है बच्चों, अभी आप सही बता रहे हैं। अच्छा यहाँ पे देखें ब्रांड के दो टाइप्स लिखी हुई हैं। एक है सीव्ड और एक है कोर्स। सीव्ड यानी कि ऐसे ब्रांड को जिसको छना हुआ हो, और कोर्स जिसमें बगैर छना हुआ ब्रांड, यानी कि बिल्कुल जो रॉ आपके पास होगा ब्रांड, उसकी डाइटरी फाइबर कंटेंट सबसे ज़्यादा है। और ब्रांड बेसिकली क्या होती है, जो सीड की कवरिंग होती है इटसेल्फ, उसमें काफ़ी हमारे पास आ जाते हैं न्यूट्रिएंट्स और वो तमाम चीज़ें जो ऊपर डाइटरी फाइबर की डेफिनेशन के आगे लिखी हुई थी। पॉलीसेकेराइड, गम्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, ये तमाम चीज़ें मैक्सिमम जिस भी फूड आइटम में मौजूद होगी, हम कंसीडर करेंगे कि उसका डाइटरी फाइबर सबसे ज़्यादा कंटेंट है। ओवरऑल देखें तो हमारे पास फ्रूट्स में मैक्सिमम पियर है, स्ट्रॉबेरी है, बनाना है, ठीक है। इनके नियर टू टू वैल्यू हमें दिख रही है परसेंट ऑफ डाइटरी फाइबर। लीफी वेजिटेबल्स में हमारे पास ब्रसल्स, इसके अलावा पीस की काफ़ी अच्छी है। लेकिन जो सीरियल्स हैं उनकी मैक्सिमम हमें डाइटरी फाइबर दिख रही है। इवन मिनिमम जो उसमें राइस है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा फूड आइटम से ज़्यादा हमें दिखती है डाइटरी फाइबर कंटेंट। चलिए अब हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फाइबर हमारे पास मेजरली कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तकरीबन तमाम प्लांट्स में हमें दिखती है दैट इज़ दी सेलुलोज।
अब इस वर्ड एंड हो रहा है विद द सफिक्स ओ एस ई। तो ये मैंने बताया था, वो तमाम केमिकल जिनके एंड पे ओ एस ई आता है वो शुगर्स होते हैं, जिनको हम पॉलीसेक्राइड्स भी कहते हैं। ओके। ओके, सेल्यूलोज, ठीक है। क्या लिखते हैं कि इट इज़ द वेल नोन कंपोनेंट ऑफ फाइबर कंसिस्टिंग ऑफ 3000 और मोर ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स linked together in long chains by beta 1,4 bonds to form elastic walls of plant cells. It swells in water. It is found in the bran, legumes, peas, root vegetables, the cabbage family, the आउटर कवरिंग ऑफ सीड्स एंड मोस्ट फ्रूट्स। ठीक है, एक ऐसा डाइटरी फाइबर कंटेंट है जो तकरीबन मेजॉरिटी डाइट्स में मौजूद है। और इसकी जो केमिकली कंपोजिशन है वो क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है कि ग्लूकोज सबसे सिंपलेस्ट शुगर या पॉलीसेकेराइड होता है, जिसको मोनोसेकेराइड भी कहते हैं। इसका फार्मूला याद होगा तो C6H12O6 होता है। एक रिंग सा स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर है ये आपस में जॉइन होते हैं विद बीटा 1,4। अब अगेन ये जो जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी हुई है उनको पता होगा कि जो कार्बन्स होते हैं उनकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5, और बॉन्ड्स की टाइप होती है अल्फ़ा बीटा। तो इस तरीके से बीटा 1,4 लिंकेज से ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जॉइंट होते हैं, और फिर 3 4 5 6 इस तरह से कह रहे हैं कि 3,000 तकरीबन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में जॉइंट होकर हम कहते हैं कि ये एक सेलुलोज मॉलिक्यूल है। और ये सेलुलोज किधर होता है? ये प्लांट के सेल वॉल्स में होता है और उसको एक इंटेग्रिटी देता है। एंड देन आगे उसकी लिखी हुई है कि किन किन फूड्स में हमारे पास ये सेलुलोज मौजूद होता है। हेमिसेल्यूलोज ये क्या है? They are branched polymers not related to cellulose and are not cellulose precursors as was formerly presumed. They contain mostly xylose, some galactose, mannose, arabinose and other sugars। देखिए तमाम जो केमिकल नाम है उनके एंड पे ओ एस सी आ रहा है, तो ये डेफिनेटली ये शुगर मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, हेमी सेल्यूलोज क्या कह रहे हैं? वो हमारे पास सेल्यूलोज कहता है लीनियर था, सिंगल चेन था। ये हेमी सेल्यूलोज में ब्रांच आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या चीज़ है कि इसमें उसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे और इसमें ग्लूकोज के अलावा डिफरेंट अदर शुगर्स हैं, xylose, galactose, mannose, arabinose। Hemicellulose is a major constituent of cereal fiber found in bran and whole grains. Third type of fiber is the lignin. It is present in the cell wall made of phenyl propane units and is not digestible. This is the primary non-carbohydrate component of the fiber. It is highest in mature root vegetables like carrots or fruits with edible seeds like strawberries। अच्छा, तीसरी चीज़ जो लिग्निन है, अब ये
इसको कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ये हाइड्रोकार्बन है। एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स इनने बताए? हमारे पास फिनाइल प्रोपेन। फिनाइल क्या चीज़ थी? याद है सबको, जो बेंजीन रिंग होती है। और प्रोपेन क्या था? केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को याद होगा कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यानी कि इसमें C3 होता है, और C3 +2 होता है, तो C3H8 होगा। और यहाँ पे एक प्रोपेन के साथ फिनाइल ग्रुप अटैच होगा। अब ये चीज़ भी डेफिनेटली एक बायोमोलिक्यूल कंसिडर की जा सकती है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और इसके अलावा भी और डिफरेंट किस्म के हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो लिग्निन में मौजूद होते हैं। ये लिग्निन बेसिकली आपको प्लांट्स की जो वुड होता है, जो उसकी स्टेम है, वहाँ पे आउटर कवरिंग में मिलेगा। और ये इसका ज़्यादा पर्पस होता है कि ये एक उसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है, जो प्लांट के अपने बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, लाइक सेल्यूलोज एंड हेमिसेल्यूलोज। और चूंकि ये हाइड्रोकार्बन्स हैं, तो इसलिए मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास डाइजेशन का मैकेनिज्म होता है फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। तो वो बैक्टीरिया जनरली इन लिग्नेंस को डिग्रेड नहीं कर सकते, और इसी तरीके से जो प्लांट होता है वो आपके पास सिक्योर रहता है, वो बैक्टीरिया से डिग्रेड नहीं होता। फोर्थ टाइप ऑफ फाइबर हमारे पास आ जाती है पॉलीफ्रक्टोसिस। Still late students are present. अच्छा, इन केस अगर आवाज़ कट कट के आ रही है तो आप स्टिल इसको ओके रखें। जो रिकॉर्डिंग होगी होपफुली उसमें इंशाल्लाह आवाज़ कंटिन्यूटी में रहेगी, तो वहाँ पे फिर आप इसको दोबारा से टाइम लगा के सुन लीजिएगा। लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा और आपके पास जो कंसेप्ट होगा वो भी कन्वे हो जाएगा। पॉलीफ्रक्टोसिस क्या है? एग्जांपल्स आर इन्युलिन्स एंड ओलिगोफ्रक्टेंस फाउंड इन ऑनियंस, गार्लिक एंड सोयाबीन। अब ये हमारे पास जो शुगर है फ्रक्टोज, तकरीबन इसका केमिकल फार्मूला ग्लूकोज जैसा ही होता है। उसके लॉन्ग चेन पॉलीमर को हम पॉलीफ्रक्टोज कह रहे हैं, और ये भी एक गुड फाइबर सोर्स है। गम्स आ जाते हैं। दीज आर substances secreted by a plant at injury sites. They are composed of various sugars and sugar derivatives found in oatmeal, barley and legumes. ठीक है, गम्स वैसे तो प्लांट का इंटरनल पार्ट होता है, लेकिन उसको ऑब्टेन करने के लिए आप देखेंगे कि अक्सर कई प्लांट्स पे अगर कहीं पे कोई वूंड सा लगता है, तो वहाँ से वाइट कलर का या फिर ट्रांसपेरेंट सा विस्कस सा लिक्विड सिक्रीट होता है, और ये इटसेल्फ भी एक अच्छा डाइटरी फाइबर कंसीडर किया जाता है, अनटिल अनलेस उसमें कोई किसी किस्म के टॉक्सिक कंपाउंड्स मौजूद नहीं है। ठीक है, तमाम गम्स हम नहीं कंसीडर कर सकते। जो सिर्फ एक जो नॉर्मल हमारे पास वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स से मिलते हैं, उनको हम एक गुड डाइटरी फाइबर कंसीडर करेंगे। म्यूसिलेज जेलेटेनियस सब्सटेंसेस फाउंड इन मोस्ट प्लांट्स। इसकी एग्जांपल्स थी फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज, pectins, water-soluble and gel-forming substances found in apples, strawberries, and citrus fruits. Resistant starches. These are starches classified as fibers because they are not digested by the body. They are found in whole legumes, potatoes, and bananas and plantains.
अच्छा, प्लांटेन्स ये जो है ये बनाना फैमिली के ही कंसिडर किए जाते हैं, और इसलिए फिर बनाना की तमाम जो वैराइटीज़ हैं उसमें आपको ये रेजिस्टेंट स्टार्चेस मिलेंगे। द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ डाइटरी फाइबर इन ह्यूमन न्यूट्रिशन वाज सो फार बिलीव टू बी related to the crude fiber, which helped the bowel movement. The components of dietary fiber are important in influencing such physiological properties as the fecal bulking, retention of wheat in the stool, or द बाइंडिंग बाइल सॉल्ट। ठीक है, आपके ओवरऑल जो बाउल मूवमेंट है, फूड का पास होना फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द इसोफिगस टू स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड डिस्चार्जिंग, इस तमाम चीज़ को ये फैसिलिटेट कर रहे होते हैं जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं। अच्छा, टाइप्स के बाद अब हम देखते हैं कि फाइबर का फंक्शन क्या है। रेगुलर बाउल मूवमेंट्स हैं। द फाइबर इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड grains that the body cannot digest. Some they are not absorbed into the body. Dietary fibers are not considered a nutrient. ठीक है, ऑल्दो ये हमारे पास वो न्यूट्रिएंट जो टाइप्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं, उन्हीं का एक पार्ट है। इसके अलावा बायोमोलिक्यूल्स भी हैं, लेकिन स्टिल इनको हम एक न्यूट्रिएंट कंसिडर नहीं कर रहे। ये फैसिलिटेटर्स हैं फॉर आवर डाइजेशन। Some fiber dissolves easily in water and becomes soft in the intestine, while insoluble fiber passes almost unchanged through the intestine. अच्छा स्टूडेंट्स, आपके पास ये वैसे चीज़ें तो फोटोकॉपी पे भी मौजूद थी, लेकिन मैंने इसको पीडीएफ भी शेयर कर रही है। जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है पढ़ने के लिहाज से मटेरियल, आप उसके थ्रू इसको पढ़ें। लाइकवाइज़ जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें मिसप्रिंट सी हो गई हैं, तो आपके पास अगर वैसे ऑलमोस्ट रीडेबल है, लेकिन स्टिल अगर किसी को इशू है तो वो फिर जब आपको मैंने स्टार्टिंग में ये नोट्स फ़ोटोकॉपी करवाए थे, तो वहाँ से आप इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। Okay. Both kinds of fiber are required to make the stool soft and easy to pass. Fiber also prevents constipation, which makes it easy for the bowel muscles to move even the hard the stool. The lack of fiber is believed to be the main cause of increased pressure in the colon that may cause the weak colon spots to bulge out and become diverticular. सो आपके टिश्यूज़ जो इंटरनल लाइनिंग है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, उन तमाम की अपने इंटरनल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है कि ये तमाम जो हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस है ये इजीली प्रोसीड हो, तो इस चीज़ के लिए भी ये हेल्प आउट करता है। तो इस तमाम चीज़ को हम कह रहे हैं कि ये रेगुलर बाउल मूवमेंट में आपको हेल्प आउट कर रहा है। रिड्यूसिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, सेकेंडली चीज़ हमारे पास कोलेस्ट्रॉल, हमने कहा था कि ये डाइट में मौजूद होता है, इसको हम इनटेक करते हैं। ये इवन सेल की मेम्ब्रेन का बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन जब ओवर इनटेक हो सकती है कोलेस्ट्रॉल की, तो वहाँ पे ये चीज़ एक्यूमुलेशन में की तरफ से ले जाती है, और ये फिर ब्लड में आपको पाई जाएगी, जो कि ब्लड के फ्लो को भी हिंड्रेंस देगी, और अल्टीमेटली ब्लड का प्रेशर उन आर्टरीज और वेन्स से पास होने में ज़्यादा हो जाएगा, और इसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इस तरह के सिनेरियोज को रिड्यूस करते हैं ये डाइटरी फाइबर्स। Viscous fruits lower cholesterol levels by reducing the absorption of dietary cholesterol. In addition, they contribute with bile acids which are removed from circulation and
do not make it back to the liver. As a result, the liver must use additional cholesterol to manufacture new bile acids. अच्छा, बाइल एसिड्स का हमने पढ़ा था कि ये आपके पास डिफरेंट जो फैट कंटेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डाइजेशन में हेल्प आउट करता है। तो ये चीज़ें आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको इंक्रीज़ कर रही होती हैं, उनकी फंक्शन को एनहांस कर रही होती हैं कि एक तो ये कि कोलेस्ट्रॉल को आपको वहाँ से रिमूव कर रहा है ब्लड से, और सेकेंडली बाइल एसिड्स की को मेक श्योर करवा रहा है कि वो आपके ब्लड्स में मैक्सिमम मौजूद हो, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद हो, लीवर को सिग्नल दे रहा होता है कि वो इसको प्रोड्यूस करे। Soluble fiber may also reduce the amount of cholesterol synthesized by the liver। ठीक है, लिवर से जो भी कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज हो रहा है, सॉल्युबल फाइबर ऐसा फाइबर जो वाटर सॉल्युबल है, जो लिक्विड फॉर्म में आपके पास मौजूद है, उससे भी उसके कोलेस्ट्रॉल का लेवल डिक्रीज होगा। थर्ड फंक्शन हमारे पास क्या आ जाता है, नॉर्मलाइजिंग ब्लड शुगर लेवल। एक चीज़ है रेगुलर बाउल मूवमेंट्स, एक है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर रहा है, एक ब्लड शुगर को भी कंट्रोल कर रहा है। अगेन ये ब्लड शुगर ब्लड में क्यों आई, हमने जो भी डाइट इनटेक की उसमें जो शुगर पार्ट था वो फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम स्मॉल इंटेस्टाइन वापस से हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से होता हुआ जिस जिस सेल में उसको ज़रूरत है वहाँ पे वो पहुँच जाता है। अब ये जो ट्रांसपोर्टेशन वाला मैकेनिज़्म है ब्लड शुगर का, जब ये सही से काम नहीं करता तो इसलिए हम कहते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है, और अब वो शुगर जिसको सेल्स के अंदर जाना था वहाँ तक नहीं जा रही, और वो शुगर के अंदर ही रिटेन हो रहा है। इससे शुगर की अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरीके से ब्लड शुगर लेवल को भी डिक्रीज़ करना ज़रूरी है। Viscous fibers are also involved in controlling the blood glucose level because they slow down the rate at which food leaves the stomach and delay the absorption of glucose after the meal। ठीक है, जब आपके टोटल फूड कंटेंट में फाइबर कंटेंट ज़्यादा होगा तो आपके जो ब्लड में मौजूद शुगर परसेंटेज होगी वो भी डेफिनेटली काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। Viscous fibers also increase इंसुलिन सेंसिटिविटी। ठीक है, इंसुलिन वो हार्मोन है, वो पेप्टाइड है जिसका फंक्शन होता है सिग्नल देना टू टू ट्रांसपोर्ट द शुगर फ्रॉम द ब्लड टूवर्ड्स द रिक्वायर्ड सेल्स। सो ये चीज़ कि वो किन चीज़ों को सेंस कर रहा है कि कहाँ पे उसने शुगर को ट्रांसपोर्ट करवाना है, कहाँ पे नहीं, इस चीज़ की फंक्शनैलिटी को भी इन्हांस करता है। As a result, viscous fibers are believed to play a role in the prevention and treatment of type 2 diabetes mellitus। वो डायबिटीज़ ये इसके साइंटिफिक टर्म है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो एक्वायर्ड होती है, जो कि आपके फूड या आपकी जो रूटीन है उसकी वजह से इनिशिएट होती है इन द बॉडी, उसको हम टाइप 2 कहते हैं। और टाइप 1 हमारे पास जो जेनाइटल होती है एक्वायर्ड जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी बेस्ड, तो टाइप 2 को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प आउट करती है। Supporting bowel regularity, fermentable fibers are fermented by the intestinal
flora, the bacteria and fungi that live in the intestines. इसके अलावा ऐसे फाइबर जो हम ह्यूमंस तो कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन देर आर बैक्टीरिया, देर आर फंजाई विच आर प्रेजेंट इन आवर इंटेस्टाइन, और वो उनको डाइजेस्ट करके एज अ न्यूट्रिएंट अपने पास ले सकते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इसके हमारे पास होगी सेलुलोज, क्योंकि बैक्टीरिया के पास, मेजॉरिटी बैक्टीरिया के पास सेल्यूलेज एंजाइम होता है, बट ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट दी सेल्यूलोज। स्टूडेंट्स हमारे पास फिर से 7 हो चुके हैं। और 3 स्टूडेंट्स काइंडली जो अटेंड नहीं कर सकते, अगर बाकी स्टूडेंट्स भी अगर हेल्प आउट करें कि उनके नाम रोल नंबर कर दें, तो मैं फिर कोशिश करूँगा कि जब वो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो फिर अपनी वो समरी मुझे भेजेंगे एंड देन मैं उनकी अटेंडेंस मार्क कर लूँगा। सो सिनेरियो क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन हमारे पास लेक्चर्स ले रहे हैं, वेल एंड गुड, हमें ये मेक श्योर करवाना है कि किसी भी क्लास की अटेंडेंस हमारे पास मैक्सिमम हो, ठीक है। बट इन एनी सर्कमस्टांस कोई स्टूडेंट एक या दो किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं करे, तो फिर देन रिकॉर्डिंग से वो सुनकर फिर उन्होंने मुझे इंडिविजुअली या ग्रुप में समरी भेजनी है उस लेक्चर की 5 to 10 लाइंस की, और उसके बाद फिर मैं उनकी अटेंडेंस को मार्क कर दूंगा। सो हमने कोशिश ही करनी है कि तमाम स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क हो सके, ठीक है। आइदर वो खुद से प्रेजेंट हो, या फिर अगर खुद से प्रेजेंट ना हो तो फिर लेक्चर रिकॉर्डिंग सुन के उसकी समराइज करके 5 to 10 लाइंस की वो फिर मुझे सेंड करनी है। और ये कोशिश करना है आपने विद इन 6 डेज करें, सो दैट 7th डे आपका जो CMS है वो क्लोज हो जाता है, और उससे पहले पहले हम अटेंडेंस अपनी मार्क करवा सकें। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है, और देन इसके बाद हम देखते हैं कि इसको वाइंड अप करते हैं। सपोर्टिंग बाउल रेगुलरिटी। ठीक है, हमने बताया कि इंटेस्टाइन में मौजूद बैक्टीरिया और फंजाई जो हमारे फ़ायदे के लिए वहाँ पे है, डाइजेशन में काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। तो ये सेल्यूलोज क्या वो डाइटरी फाइबर जो ह्यूमंस तो कंज्यूम नहीं कर पा रहे, लेकिन बैक्टीरिया और फंजाई कंज्यूम कर सकते हैं, तो उनके लिए एज अ न्यूट्रिएंट मिलता है। The fermentation of dietary fiber in the large intestine produces a short chain fatty acid, butyric acid, which is used as the fuel by the cells of the large intestine and help maintain the health of the colon. अच्छा, फर्मेंटेशन के मैंने मीनिंग बताए थे आपको स्टार्टिंग क्लासेस में। फर्मेंटेशन क्या चीज़ होती है कि वो बैक्टीरिया एक बड़ी तादाद में किसी फूड कंपोनेंट को एक्वायर करें, और वो ज़्यादा ग्रो करें और किसी ख़ास प्रोडक्ट को बनाएं, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स मिलके फर्मेंटेशन होंगे। कोई स्टूडेंट के पास अगर नोट्स मौजूद हो तो वो चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में फर्मेंटेशन की डेफिनेशन बताई थी, काइंडली उसको आप ग्रुप पे भी मेंशन कर दें, ताकि बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी रिकॉल हो जाए। और अगर आपने डेट भी लिखी हुई है तो डेट के साथ बताइएगा कि फर्मेंटेशन की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी और किस डेट को मैंने ये बताया था। तो यहाँ पे बैक्टीरिया और फंजाई क्या कर रहे हैं, वो ब्यूटारिक एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये क्या कर रहा है कि ये एज अ वेरी रिच फ्यूल यूज होता है बाय द cells of the large intestine. Fermentable fibers also help maintain healthy populations of bacteria in the intestinal flora. फ्लोरा हम यहाँ पे कहते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। तो इंटेस्टाइन में जो डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, उनकी भी हेल्थ, उनकी ग्रोथ के लिए भी डाइटरी फाइबर अपना रोल प्ले करती है। Fibers that are not fermentable help maintain bowel regularity by increasing the bulk of the
the feces and decreasing the time required by the fecal matter to move through the intestine. ये आपके ओवरऑल bowel मूवमेंट्स की रेगुलरिटी को भी फेवर कर रहा होता है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बेनिफिट्स ऑफ द डाइटरी फाइबर। और साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ हाई फाइबर डाइट। ठीक है, आई एज्यूम कि ये दो टॉपिक्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी होगी ट्यूसडे को सुबह 9 बजे। आज चूँकि फर्स्ट हमारी ऑनलाइन क्लास थी तो कोशिश यही है कि आप पहले तो इस तमाम प्लेटफॉर्म के साथ यूज़ टू हो जाएं, और सेकेंडली बाकी तमाम स्टूडेंट्स को भी मेक श्योर करें कि वो अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो। और अब क्लास के बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो वो रिकॉर्डिंग्स फिर आपने देखना है कि उसमें अगर कोई क्वेरी वगैरह हो तो उसको हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो चीज़ फिर करके हमने इसको मज़ीद इम्प्रूव करना है। ठीक है, फ़िलहाल मेरे पास जो 10 स्टूडेंट्स हैं